हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक है क्विक रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है और ये ग्रेविटेशन पर बेस्ड है। ग्रेविटेशन टॉपिक आप सबको अच्छे से आता होगा और आपको इजी भी लगता होगा, लेकिन यदि आप इस लेक्चर को 5 या 10 मिनट में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ग्रेविटेशन में कई ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक को इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम हो, केबीएस का हो, एनबीएस का हो या स्टेट एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, यूपी पीजीटी हो, एमपी टेट हो। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें ग्रेविटेशन से क्वेश्चन ना आते हों। और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मतलब एक्सेलरेशन की जो डिपेंडेंसी होती है, हाइट के साथ, ऊंचाई के साथ वो चेंज होता है, डेप्थ के साथ वो चेंज होता है, रोटेशन के साथ वो चेंज होता है। दूसरा जो टॉपिक है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी है, एस्केप वेलोसिटी है, केपलर लॉ है। तो इन सबसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो आज के वीडियोस में, आज के लेक्चर में, वो बस इतना सा है कि आप आज के लेक्चर से जो भी हम कंटेंट बोर्ड पे पढ़ाएं उसका क्वेश्चन आपसे गलत ना हो और आपको बहुत सारी लर्निंग डिपेंडेंसी के बारे में पता चले जिनसे सीधे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डिपेंडेंसी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से। आप सबको बहुत अच्छे से आता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वीय बल, वो होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यदि ये वेक्टर है तो आप यहाँ आर कैप लगा दोगे। स्मॉल m जो है वो मास है जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, कैपिटल M वो मास है जिसके कारण फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और अर्थ का मास यदि कैपिटल M है, इसको कहेंगे सोर्स मास। और इससे r दूरी पर जो पॉइंट है या चाहे इस पर कोई पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, तो ये ऑब्जेक्ट मास है जो स्मॉल m से शो किया है, ये कैपिटल M है, ये कौन सा है, सोर्स मास। इसको इतनी गहराई से डेप्थ में जाके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका सीधा सीधा इस्तेमाल किस में होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, सोर्स के मास पर डिपेंड करता है। अभी डिटेल में बात करेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस फोर्स के बारे में जो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहली जो बात है वो ये है कि ये जो फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ये एक संरक्षी बल है। कंजर्वेटिव फोर्स होने के कुछ क्राइटेरिया है जिन पे अब बात करेंगे। लेकिन कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके दौरान या उस फोर्स के अंतर्गत की गई गति में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, टोटल कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, नियत होगी। वापस बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव यदि कोई फोर्स है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। कैसे रहेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंपल्सरी लॉ है। ठीक है, कोई भी फोर्स हो सबके लिए। टीजीटी साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शन में से 4 फोर्स दिए थे, कौन कौन से कंजर्वेटिव है। ऑप्शन थे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, घर्षण बल और एक और था मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक बल। तो इनमें से पूछा गया था कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव थे। तो आपको बता दें, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही कंजर्वेटिव हैं। लेकिन चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स और घर्षण बल दोनों कंजर्वेटिव नहीं है। कंजर्वेटिव होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, पहला जो क्राइटेरिया है बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि इस कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत जो गति हो रही है, उस गति के दौरान क्लोज पाथ में, मतलब बंद पथ में किया गया कार्य हमेशा कितना आएगा, 0। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लें इस बात को, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है u वेलोसिटी के साथ में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है तो किसी हाइट तक जाएगा और जाने के बाद वो लौटेगा भी। तो माना इसने h हाइट कवर की और a से चल के b पे पहुंचा और फिर लौट के वापस कहाँ पे आ गया, a पे आ गया।
जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पे लौट के आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। तो इस फोर्स के अंतर्गत W यदि निकालें तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, हमारा इनिशियल पॉइंट पे जो पार्टिकल था फाइनल पॉइंट भी इनिशियल पॉइंट के इक्वल है या उसी पॉइंट पे लौट के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, तो वर्क डन कितना हो गया 0। ठीक है, चलिए दूसरा क्या बात है, दूसरा जो क्राइटेरिया है, दूसरी चीज़ से हम पहचान सकते हैं वो ये है कि इस फोर्स के अंतर्गत कौन सा फोर्स, कोई भी संरक्षी बल, संरक्षी बल के अंतर्गत कोई भी पार्टिकल यदि गति कर रहा है तो उसके प्रारंभिक बिंदु मतलब इनिशियल पॉइंट और अंतिम बिंदु फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो एक दूसरे के इक्वल होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल पॉइंट बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट के होगी। ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होगा 0 होगा। आपने वर्क एनर्जी पावर थ्योरम पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है कि जो W होता है वो डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी का। इसका मतलब यदि काइनेटिक एनर्जी 0 आ रही है तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन भी कितना आएगा 0 आएगा। प्रूफ भी कर सकते हो, u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 12mv²। लौट के जब आएगा तो a पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी u ही होगी लेकिन नीचे वाली डायरेक्शन में होगी। अब हमारी काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई 12mv²। इनिशियल पे भी यही है, फाइनल पे भी यही है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा लास्ट जो क्राइटेरिया है इसका चेक कर सकते हैं वो ये है, आपने हायर क्लास में पढ़ा होगा कि यदि किसी भी फोर्स का, यहाँ लिख रहे हैं, यदि किसी भी फोर्स का कर्ल 0 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। किसी भी फोर्स का कर्ल यदि आप 0 लेके आ रहे हैं तो वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस फोर्स से रिलेटेड, वो ये है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये एक केंद्रीय बल है और केंद्रीय बल होने के कारण इसका मोशन के दौरान एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, यदि कोई भी फोर्स सेंट्रल फोर्स है तो उसकी मोशन के दौरान या ड्यूरिंग जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा होगा, कंजर्व होगा। एक बात और नोट कर लें, आप नोट लगा के लिख लें। एक्चुअली इस वीडियो के यदि आप ऐसे देख रहे हैं केवल बिना नोटबुक के कह सकते हैं, यदि आप बिना नोटबुक के इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिजिक्स सीखने का ऐसा कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको। एक्चुअली फिजिक्स को सीखने के लिए आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। नोटबुक में आप एक नोट लगा के लिखें कि जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सभी कंजर्वेटिव होंगे, लेकिन सभी कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होते। ठीक है, वापस बोल रहे हैं, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो सभी सेंट्रल फोर्स, जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं वो सभी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स जरूरी नहीं है कि सेंट्रल फोर्स हो, क्योंकि कई सारे कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे भी हैं, कई सारे संरक्षी बल ऐसे भी हैं जो सेंट्रल फोर्स नहीं है। सेंट्रल फोर्स की क्या कंडीशन होती है कि इस पे जो लगने वाला बल है वो एक ही क्रिया रेखा पे होता है, सेंटर की तरफ होता है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो जब बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे कि सेंट्रल फोर्स कैसे काम करता है। और भी बीएससी में जब लेक्चर आता है मैकेनिक्स में तो उसमें भी इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो चलिए हमारे अब मेन पॉइंट या मेन टॉपिक पे चलते हैं, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने पॉइंट्स लिखवाए हैं ये एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कंजर्वेटिव होने की क्राइटेरिया भी आप लिख लें, समझ लें, याद कर लें, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में ऑप्शन में पूछा जा सकता है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? ये एक एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लगेगा, या कहें तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा मास पे। देखो हम अच्छे से जानते हैं, यदि ये इक्वेशन नंबर 1 है तो F बराबर m a भी होता है। यहाँ जो m है वो m है जिस पर बल लग रहा है या जिसको किसी बल के द्वारा हम आगे की तरफ या उस पर फोर्स लगा रहे हैं। चलिए हाँ जी, स्मॉल m और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो g से शो कर देते हैं। ये फोर्स ग्रेविटेशन के बराबर है तो Gm
स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, और आपको यहाँ से मिलेगा g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप आर कैप भी लगा सकते हैं। ठीक, ये जो मास है ये कैसा मास है, पृथ्वी का मास है, सोर्स मास है। जरूरी नहीं है कि हर ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो पृथ्वी का ही होगा, अदर प्लेनेट का भी पूछा जा सकता है। लेकिन यदि किसी अदर प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो मास भी उसी का लिखना है। किस पे फोर्स लग रहा है ये आपको नहीं देख रहा, कौन फोर्स लगा रहा है वो आपको देखना है, क्योंकि ग्रेविटी तो इसकी वजह से जनरेट होगी। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो हम इसको इंपॉर्टेंट नोट के रूप में लिख देते हैं कि हमारा जो g है वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m की पावर 0। इसका मतलब ये है पिंड के या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर या डिपेंड नहीं करता। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं कि हमारा जो g है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। यहाँ r हमने स्मॉल r नहीं लिखा, कैपिटल R नहीं लिखा, स्मॉल r लिखा है, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, चेंज भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं पृथ्वी के एक्सेलरेशन की। यदि पृथ्वी का एक्सेलरेशन है तो जी ई लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे जी मास ऑफ अर्थ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर या RE स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जी ई का जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा। ध्यान रखना, यदि आपके क्वेश्चन पेपर में 9.8 दे रखा है तो आपको 9.8 से ही कैलकुलेशन करनी है, और यदि 9.8 नहीं दे रखा है तो 10 से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आप उसका जवाब दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, उसके द्रव्यमान को नियत रखते हुए पृथ्वी की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। वापस बोल रहे हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान m को नियत रखते हुए उसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो बताइए नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या नया जो g होगा वो कितना होगा। तो आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट कहेंगे कि सर हमारा जो फॉर्मूला वो तो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और आप कह रहे हैं कि r को हमने क्या कर दिया है, 2r कर दिया है, तो नया जो फॉर्मूला होगा वो होगा जी एम अपॉन 2r का होल स्क्वायर, और आप लिख सकते हो g/4। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि यदि ऐसे प्लेनेट जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है उसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो बताइए नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा। वापस बता रहे हैं, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि यदि किसी प्लेनेट का घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है, या किसी प्लेनेट का जो डेंसिटी है वो पृथ्वी की डेंसिटी के बराबर है, तो बताइए यदि त्रिज्या को डबल कर दिया जाए, रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो क्या एक्सेलरेशन आएगा। तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस केस में ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हम क्वेश्चन में आपको डेंसिटी बोल रहे हैं और आपके क्वेश्चन में आ रहा है मास। एक बात सदैव नोट कर लें, यहाँ ध्यान रखें, हाँ से ये मार्जिन पर लिख लें कि जो क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है, चाहे मास दिया है चाहे डेंसिटी दी है, वो आपके फॉर्मूले में जब तक नहीं होगी आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि मास कांस्टेंट है, इस वजह से फॉर्मूला ठीक था। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि एक प्लेनेट की डेंसिटी कांस्टेंट है, तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट हो। तो चलिए हम क्या जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है पृथ्वी का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मास 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से जो मास निकल के आया वो आया d × 4/3 पाई आर क्यूब। आप इस m का जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, तो जो g आएगा डेंसिटी की टर्म में वो आएगा 4/3 पाई आर जी डी। आप इसको सॉल्व कर लें, यही आने वाला है, क्योंकि आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g बराबर 4/3 पाई आर जी डी। यदि डेंसिटी कांस्टेंट है तो g का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो इस केस में जो नया g डैश आएगा वो आएगा 4/3 पाई 2r जी डी, इसका मतलब 2g के बराबर। बात आया कुछ समझ में, क्या कह रहे हैं।
जो फॉर्मूले में, जो क्वेश्चन में कांस्टेंट क्वांटिटी दी गई है वो फॉर्मूले में होनी चाहिए। तो हमने दोनों चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। अगली वीडियो में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज किस किस के साथ होता है और क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, वो सभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।